अजय, गुड मॉर्निंग। गुड दिल्ली में मॉर्निंग। तो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कैसे आप लोग ऑफिस जा रहे हैं या घर से काम कर रहे हैं? अरे दिल्ली तो बंद करा दिया आपने भैया। गुड़गांव में तो ऑफिस चल रहा है हमारा, दिल्ली में तो बंद करा दिया आपने। बट ठंड आई लेकिन बहुत देर में आई। चलिए, कोई बात नहीं। लेकिन भले ही एनवायरनमेंट में सर्दी हो, लेकिन आपका पोर्टफोलियो तो गर्मा गर्म हो गया होगा, आई एम श्योर। हम लोग रिकॉर्ड हाइस की तरफ 400 पॉइंट ही रह गए हैं बेंचमार्क से। ब्रॉडर मार्केट्स तो ऑलमोस्ट देयर है। क्या आपके पोर्टफोलियो कौन सा पोर्शन सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है? देखिए, इसमें सबसे अच्छा आज की तारीख में जो परफॉर्मेंस आ रही है, जो हमने देखा है, केमिकल वापस आ गए हैं पूरे तरीके से। हमारे आईटी जो थे थोड़ा सा विगल था लेकिन वो वापस आ गए हैं। और जो कुछ केसेस जो चल रहे थे, जो रिस्ट्रक्चरिंग केसेस चल रहे थे, उनमें काफी स्ट्रेंथ आ गई। जैसे आपने देखा एयरपोर्ट का जीएमआर था, वो बढ़िया चला गया। आपने देखा जैसे एडमिट ने खरीदा था फोर्ब्स में, तो वो वापस पूरा आ गया। तो आई थिंक जो जो स्टोरी चल रही थी रिस्ट्रक्चरिंग की, वहां पे तो हमने देखा है काफी अच्छी रिटर्न आई है। मेटल वहीं का वहीं है, हिला नहीं है, गिरा था फिर वापस आ गया। तो ऑल इन ऑल आई थिंक किसी से कोई शिकवा नहीं है कि इस बाजार में कोई प्रॉब्लम कहीं भी नजर नहीं आई, क्योंकि सबसे बड़ी बात हमें धन्यवाद देना चाहिए इंडियन इन्वेस्टर का जो रोज हर महीने 16 से 20 हजार करोड़ रुपए मार्केट में डाल रहा है। जब तक वो फ्लो आ रही हैं, तब तक हमारे पास में स्ट्रेंथ है। एफआई आए नहीं आए, आपकी डोमेस्टिक फ्लो ने ही हमको रखा हुआ संभाल के, उसी पे ही निर्भर है। बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अहम बात कही अजय। और इनफैक्ट ये काफ़ी अच्छा एक सेफ्टी नेट भी साबित हुआ है इंडियन मार्केट्स के लिए। लेकिन 2021 में हमने जिस तरह का आउट परफॉर्मेंस देखा था, इस साल जाहिर सी बात है एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं, खासकर वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने पिछले 1-2 साल में मार्केट में एंटर किया है। उनकी एक्सपेक्टेशंस तो ज़्यादा होंगी। अब क्वार्टरली परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक रिकवरी, बजट एक्सपेक्टेशंस और इलेक्शन रिजल्ट्स, इन सबको जोड़कर अगर हम देखें तो ये एक बड़ा ही चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन बनता है किसी के लिए भी ये प्रेडिक्ट करने के लिए कि ये साल मार्केट के लिए कैसा रहेगा। लेकिन कम से कम जो पहला क्वार्टर है उसमें आपको क्या लगता है, इस समय द बेस्ट इज़ येट टू कम? कुछ और आउट परफॉर्मेंस है ऑन द टेबल या फिर प्राइस्ड इन है? नहीं, देखिए डेफिनेटली आउट परफॉर्मेंस होगी इस साल में। और इलेक्शंस तो इलेक्शंस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर रूलिंग पार्टी को लगे कि सत्ता हाथ से निकल रही है, उससे अच्छा इन्वेस्टर्स के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। बिकॉज दो चीजें हो जाएंगी, रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग होगी, और फिर सही तरीके से आपकी स्कीम मार्केट में इंप्लीमेंट होंगी और उस पर फोकस होगा। हमारी पर्सनल इंटरनली हमारी ये है कि इस साल रिटर्न जो हमारी इन्वेस्टर्स को आएगी वो 2021 से ज्यादा ही आएगी, उससे कम नहीं आएगी। ये हमारे श्योरिटी है। और इसलिए श्योरिटी है कि काफी सारे सेक्टर जो आज भी अंडर प्राइस्ड है, वो थोड़ा सा प्राइस डिस्कवरी में आएंगे। जो अंडर इन्वेस्टेड सेक्टर हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, सबसे बड़ा सेक्टर है, वो आगे आएगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल ऑटो पीछे रह जाएंगे, फार्मा भी पीछे रह जाएगा। बट आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर खासकर का ईयर है 2022। इसके अंदर में सरकार के पास कोई चारा नहीं है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही है, तो वो इन्वेस्ट करेंगे। और ये स्टॉक भी काफी अंडर प्राइस्ड है, वेदर आप मेटल ले लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में, या एलएनटी जैसी कंपनी को ले लीजिए, या बाकी सारी कंस्ट्रक्शन कंपनी को लीजिए आप। उसके अंदर में ये जो पूरा एक स्पेस है, इसके अंदर में काफी हमें लगता है आपकी अच्छी रिटर्न आनी चाहिए इस साल में। 2021 में इनको नहीं आई है रिटर्न, 2022 इज द ईयर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। राइट। मॉर्निंग अजय, प्रियंका हियर। आपने ये एक बड़ा पॉइंट और वैलिड पॉइंट बताया, क्योंकि कैपेक्स साइकिल और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी यहाँ पर एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस इस साल के लिए रह सकता है। इसके अलावा आप और दूसरे कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पर आप बुलिश हैं? देखिए जो हमारे पास में जो होल्डिंग्स है, केमिकल की होल्डिंग चल रही है, केमिकल ठीक आएगा बिल्कुल ही। मेटल के अंदर में सबसे ज्यादा होल्डिंग हमारी मेटल में है आज की तारीख में। वहां हमें उम्मीद है कि प्रॉफिट ऊपर नीचे होते रहेंगे, बट जिस वैल्यूएशन पे कंपनीज हैं, उस वैल्यूएशन पे शायद ये अब कभी नहीं मिलेंगी ये कंपनियां। तो आपको जो लगता है कि कभी कोकिंग प्राइस ज्यादा होगा तो स्टील कंपनी में नुकसान होंगे, कभी कम होगा, बट जिस वैल्यूएशन में आज ये कंपनियां हैं, आप इसमें गलत नहीं हो सकते इसके अंदर में। तो कमोडिटीज, मेटल, दो चीजें हैं जहां पे हमने काफी ज्यादा होल्डिंग रखी हुई है। लार्ज बैंक्स में पूरे 2021 में हमने एक भी बैंक का शेयर नहीं था हमारे पास, हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था, किसी पोर्टफोलियो में नहीं था।
2021 के दिसंबर आते आते हमने लार्ज 3 बैंकों में फिर वापस विनिंग शुरू कर दिया है, और वो हमारी होल्डिंग है सबसे ज्यादा इस समय, बिकॉज जो माहौल हो रहा है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का, उसमें लगता है कि सबसे बड़ी जो बैंकें हैं, 4 बैंक इंडिया की हैं, 3 प्राइवेट और 1 गवर्नमेंट, सबसे ज्यादा मुनाफा उनको होगा, बिकॉज छोटी बैंक, आपने देखा आरबीएल में क्या हुआ, यस बैंक के उससे पहले क्या हुआ, छोटी बैंकों के अंदर में कॉन्फिडेंस घटेगा। और ये जो अभी जो फिर ये जो लॉकडाउन शुरू हो गए हैं ओमिक्रॉन के अंदर करते हुए, इसमें भी जो छोटे लोन्स हैं, जो अनसिक्योर्ड लोन, जहां पे सारी छोटी बैंकों ने पूरा जाल फैला रखा है, इनको फिर तकलीफ होने वाली है 3 महीने 6 महीने में। तो बड़ी बैंकों के अंदर में फोकस करेंगे, तो हमारा भी वहीं पे है, तो वहां पे होगा। सो मेटल, कमोडिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, लार्ज बैंक्स, आईटी को हमने बढ़ाया नहीं है, जितना था उतना ही रखा हुआ है। और सबसे बड़ी पिछले साल की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट एक्चुअली हमारी हुई है इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में, जैसे इंडिग्रिड ले लीजिए, पावर ग्रिड ले लीजिए, दोनों में काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है हमने। और वो आई थिंक फॉर एन्युटी इन्वेस्टर्स उससे अच्छी इन्वेस्टमेंट शायद कोई होगी नहीं आज मार्केट में। राइट अजय, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली। इनफैक्ट मैं ये भी कहूंगा कि कल शाम को जो आईएमएफ की कमेंट्री आई है, जहां पे उन्होंने FY22 के इंडिया ग्रोथ एस्टिमेट को तो रिटेन किया है स्टेबल, लेकिन 23 का ग्रोथ एस्टिमेट 8.7% कर दिया है 7.5% के एस्टिमेट से, ये कहते हुए साफ तौर पे कि प्राइवेट कैपेक्स के साइंस काफ़ी क्लियर होते जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स को अगर ये थीम खेलना हो नेक्स्ट 12 से 18 महीने, तो आप इसको, मेटल की आपने बात की, क्या सीमेंट में आप लेंगे या रोड कंस्ट्रक्शन कंपनीज को खेलेंगे, या काफ़ी सारे बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज हैं, एपीएल, अपोलो टाइप, जो स्टील स्ट्रक्चर्स और पार्ट्स को सप्लाई करते हैं इस इंफ्रा में। ये काफ़ी बड़ा एरिया बन गया है। आप इसको किस तरह से पोर्टफोलियो में खेलना पसंद करेंगे, या फिर बेसिक्स लाइक एलएनटी? देखिए, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस के अंदर में आप एलएनटी से ही शुरू करेंगे, बिकॉज सबसे बड़ी कंपनी वही है। और उसमें एडवांटेज सबसे बड़ा एलएनटी का ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल रहा है आपको, साथ में आईटी भी मिल रहा है। और अगर वो अपना फाइनेंशियल कंपनी को सेल आउट कर देते हैं, एलएनटी फाइनेंस को, तो इससे अच्छी कंपनी कोई नहीं होगी। आज जितना भी ड्रैग है उस कंपनी के ऊपर में, वो क्योंकि एलएनटी फाइनेंस के ऊपर है, बिकॉज एनबीएफसी है, उसके लोन्स की प्रॉब्लम है, रिटर्न्स की प्रॉब्लम है, वैल्यूएशन का इश्यूज है। तो अगर आप जस्ट एलएनटी फाइनेंस को निकाल दीजिए उसके पोर्टफोलियो से, तो आई थिंक वो कंपनी काफी खरी हो जाएगी, बिकॉज एक तरफ आईटी है पूरा उनके पास में, जिसकी वैल्यूएशन अच्छी है, कंपनी अच्छी है। दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई और कंपनी है ही नहीं। आज किसी को अगर कोई प्लांट लगाना हो, पेट्रोकेमिकल लगाना हो या एयरपोर्ट बनाना हो, एक ही है जो एलएनटी जा सकता है ना। उसके आगे आप निकलेंगे तो इसको क्या चाहिए होगा, एलएनटी को चाहिए होगा स्टील। सबसे पहले स्टील के लिए आप जाएंगे तो आपके पास 4 कंपनियां हैं। फिर क्या चाहिए, एल्यूमिनियम चाहिए उनको। सीमेंट हम इसलिए थोड़ा सा वो वेरी है सीमेंट के ऊपर में, बिकॉज कैपेसिटी बहुत सारी इस साल आ रही है सिस्टम के अंदर। अगले 2 साल में इतना एक्सपेंशन आ रहा है कि सप्लाई बहुत आ रही है। अनलाइक कि स्टील में इतना नहीं हो रहा, एल्यूमिनियम में नहीं इतना हो रहा, कंस्ट्रक्शन में नहीं हो रहा, बट एक जो सेक्टर है सीमेंट, वहां पे सप्लाई बहुत आ रही है। तो सीमेंट को हमने थोड़ा सा रखा हुआ अलग से नीचे अंडरवेट करके कि सप्लाई प्रेशर पर। जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, आई थिंक रोड कंपनीज में 2 ही 3 कंपनीज हैं फॉर डिस्क्लोजर, हमारी होल्डिंग आईआरबी इंफ्रा वगैरह है वहां पे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में काफी ट्रैक्शन आ रहा है। वो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में अपने एसेट ट्रांसफर कर पा रहे हैं पहली बार पिछले कई सालों से। तो आई थिंक जैसे जैसे वो अपने रोड प्रोजेक्ट्स को इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में डालते जाएंगे, उनकी लिक्विडिटी चेंज होती जाएगी प्रोफाइल। जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज, रोड कंपनीज जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बना रही हैं और जो डाल पाएंगी, उस पर आप निवेश कर सकते हैं, बिकॉज वो थ्रस्ट सबसे बड़ा थ्रस्ट गवर्नमेंट का होगा। और आपने देखा एनएचएआई भी कोशिश कर रहा है कि जितना मर्जी एसेट को इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में डाल सकता है, डालेगा। तो आई थिंक ये थीम चलेगी एलएनटी ऐसी कंपनी से लेकर, स्टील से लेकर एल्यूमिनियम, और उसके बाद पहुंचेगी रोड कंपनीज के ऊपर में। सीमेंट में शायद थोड़ा सा सब्र रखिए, सप्लाई को देखिए कैसे आती है बाहर। जी बिल्कुल। अजय, मैं वापस आपने जो बात कही उसी पर जाना चाहूँगा कि ये साल हो सकता है कि पिछले साल की या फिर 2021 की तुलना में बेहतर रिटर्न्स डिलीवर करे। अब इस समय ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जो सेंटिमेंट है खासकर इंडियन इन्वेस्टर्स का, उसमें एक जो बॉन्सी है उसकी 2-3 वजह हैं। एक तो डोमेस्टिक इकोनॉमिक रिकवरी, डोमेस्टिक परफॉर्मेंस, फंड फ्लोज जैसा आपने सही कहा,
और एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि जो फॉरेन क्यूज़ हैं वो एटलीस्ट अब तक बहुत हेवीली नेगेटिव नहीं हुए हैं। अब आपको लगता है कि ये जो फेड का रिएक्शन होगा या फिर इन्फ्लेशन को लेकर उनका जो भी एक्शन होगा उसका एक ग्लोबल भले ही शॉर्ट टर्म हो लेकिन इम्पैक्ट देखने को मिले और उसमें भारत भी शामिल हो, कितनी संभावना है इसकी? देखिए, फेड का इम्पैक्ट हमने देखा, जो आपने देखा था दिसंबर के अंदर में हुआ, काफी फेड से शुरू हुआ था, वो सेल आउट हुआ था, वो फिर भी हो सकता है। बट हमारी ये कॉन्फिडेंस है कि पिछले 15 साल में यूएस फेड ने हमेशा इक्विटी मार्केट को सपोर्ट किया है। जब जब उन्होंने अपना मूव किया है और इक्विटी मार्केट में इंपैक्ट आया है, उन्होंने अपना स्टैंड रिवर्स किया है, उन्होंने स्टैंड सपोर्टिव बनाया है। और इसीलिए आज भी जो यूएस मार्केट है, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इसलिए बुलिश हैं कि फेड अल्टीमेटली सपोर्ट करेगा इक्विटी मार्केट को 100%। पिछले 15 साल से तो यही हुआ है। शिफ्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है, बट आज की तारीख में हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, चाहे इंडियन आरबीआई हो, चाहे सेंट्रल बैंक यूके का हो, चाहे यूरोपियन सेंट्रल बैंक हो, चाहे फेड हो, चारों मिला लीजिए आप, और जापानीज सेंट्रल बैंक, सबने इक्विटी मार्केट को सपोर्ट किया है पिछले 15 साल से। जो भी शॉर्ट टर्म करेक्शन आती है फेड के करते हुए या इंटरेस्ट रेट करते हुए, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज वो वापस आई है। हमने फिर ये देखा है दिसंबर में, जिन्होंने बेच के अपना पोर्टफोलियो खाली कर लिया, शायद आप सोच रहे होंगे कुछ जल्दबाजी करिए। इकोनॉमी में हमें इतना नहीं है कि आज की तारीख में ग्रोथ होगी। इकोनॉमी हमारे हिसाब से 5-6% की ग्रोथ है, उससे ऊपर नहीं है। बट द फैक्ट इज कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो शिफ्ट हो रही है स्मॉल मीडियम एमएसएमई से लार्ज कॉर्पोरेट में। इसलिए हमें बुलिशनेस है लार्ज कॉर्पोरेट जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो ये मत समझिए कि स्टॉक मार्केट की जो बुलिशनेस हम जो सोच रहे हैं वो इकोनॉमी से ड्रिवन है। वो इकोनॉमी से ड्रिवन नहीं है। इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स हैं, बहुत प्रॉब्लम्स है, छोटे वर्ग के लघु उद्योग में बहुत प्रॉब्लम है। बट प्रॉब्लम हमारे लिए यह है कि उनका बिजनेस अब लार्ज कॉर्पोरेट को आ रहा है, और इसलिए मार्केट शेयर लार्ज कॉर्पोरेट का बढ़ रहा है। पाई नहीं इतनी बढ़ रही है जितना कि मार्केट शेयर। और जिस इंडस्ट्री में एमएसएमई नहीं थे, जैसे टू व्हीलर देख लीजिए, वहां पे देखिए आप ट्रैक्शन क्या है। आज की तारीख में भी वॉल्यूम 4 साल पुराने वॉल्यूम से भी कम है। टू व्हीलर इंडस्ट्री बेंचमार्क है इकोनॉमी का, बिकॉज अगर इकोनॉमी ठीक चलेगी सबसे पहला टू व्हीलर बिकता है। और आज की तारीख में टू व्हीलर वॉल्यूम्स का लेवल 4 साल पहले का लेवल है, क्योंकि वहां पे एमएसएमई था ही नहीं। इसलिए पूरा डिमांड आपको नजर आ रहा है। जिस सेक्टर्स में स्मॉल, जितने भी सेक्टर्स हैं जहां एमएसएमई थे, चाहे आप लेदर ले लीजिए, चाहे गारमेंट ले लीजिए, चाहे जो भी ले लीजिए, जहां एमएसएमई है वहां पे ग्रोथ है, क्योंकि मार्केट शेयर शिफ्ट हो रहा है। इकोनॉमी इतना नहीं ग्रो कर रही। अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा तबका है जो तकलीफ में है। बट हम सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, तो बड़ी कंपनियों को इस समय फायदा है, लाभ है, और इसलिए हम इन्वेस्टमेंट में बुलिश हैं। राइट अजय, तो ऐसे केस में अगर कुछ सेक्टर्स ऐसे ढूंढने हो जहां अपॉर्चुनिटीज काफ़ी सारी हो या फिर ब्लू स्काई जोन लगता हो, उसमें क्या आपको लगता है कि एक स्पेस टेक्सटाइल स्पेस भी हो सकता है? क्योंकि यहाँ पीएलआई स्कीम, चाइना प्लस थीम, प्लस जिस तरह के एक्सपोर्ट फिगर्स देखने को मिली है दिसंबर में ही, उनको देखते हुए और जैसे एक्सपोर्ट टारगेट्स हैं टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के, उसको देख के लगता है वो आपको यहाँ अपॉर्चुनिटीज काफ़ी हो सकती हैं। देखिए, टेक्सटाइल का रिवाइवल हुआ है, स्टॉक मार्केट में काफी रिवाइवल हुआ है। अभी भी कंपनियां सस्ती हैं, कोई उसमें तकलीफ बात नहीं है, बट कॉटन स्पिनिंग की कंपनियों में बहुत जबरदस्त रिवाइवल हुआ है। एक्सपोर्ट कंपनीज जो होम लिनेन वगैरह कंपनीज हैं, उसमें काफी रिवाइवल हुआ है। तो ये हम नहीं कहेंगे कि आज की तारीख में बिल्कुल ही लो प्राइस पे हैं कंपनियां, बट हाँ, आई थिंक एक साल में उनकी रिटर्न काफी अच्छी है। आपने अच्छा सेक्टर चुना है और काफी चीप कंपनियां हैं। आप जैसे देखेंगे, हमारी होल्डिंग भी है उसमें, तो इसलिए डिस्क्लोजर के लिए, बट ये नहीं कह रहे हम खरीदें। आप देखिए उन कंपनियों को, जैसे वर्धमान टेक्सटाइल देखिएगा, इंडिया की सबसे बड़ी कॉटन स्पिनिंग एंड क्लॉथ कंपनी है, A1 परफॉर्मेंस है, CAGR है, बट वैल्यूएशन नहीं है, क्योंकि अभी तक इन्वेस्टर्स का फोकस नहीं था। अब जैसे आपने आज मेंशन किया, आपके दर्शक सुन रहे हैं या थोड़े से और लोग सुन रहे हैं, उन्होंने फोकस करेंगे तो देखेंगे कि पिछले 3 महीनों में इस सब कंपनियों में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आया है। चाहे ये देख लीजिए, चाहे रिस्ट्रक्चर्ड कंपनी आलोक इंडस्ट्रीज को देख लीजिए, चाहे स्पिनिंग कंपनी को देख लीजिए, और जितनी भी कॉटन यार्न कंपनीज हैं, सब में एक बहुत बड़ा प्राइस रिवाइवल ऑलरेडी आ चुका है। तो निवेश के लिए ध्यान रखेंगे कि अभी भी है, बहुत दम है इन कंपनियों में, काफी सस्ती है, बट पिछले 3 महीने में इनका प्राइस काफी बढ़ चुका है। तो इसलिए ध्यान से करें निवेश। सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यूएस मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उससे क्या फायदा है कि यूएस की हमारी एक्सपोर्ट कंपनियां हैं, उनको काफी बेनिफिट है। पीएलआई का मुझे इतना ज्ञान नहीं है शायद कि कितना टेक्सटाइल में पीएलआई से बेनिफिट आएगा, बट ये जरूर है कि आज की तारीख में यूएस मार्केट के अंदर में डिमांड इतनी है कि कोई कंपनी दुनिया की सप्लाई नहीं कर पा रही है और इंडिया के पास लार्जेस्ट शेयर है। तो वेदर होम टेक्सटाइल कंपनी ले लीजिए, चाहे हिम्मत सिंगा ले लीजिए, चाहे वेल्सपन ले लीजिए, बहुत ज्यादा उनका डिमांड है। प्रॉब्लम एक ही है, कॉस्ट। कॉटन की कॉस्ट हिस्टोरिकली सबसे हाई आज है, जो बेसिक रॉ मटेरियल है। तो जो फिनिश प्रोडक्ट वाली कंपनियां हैं, उनको ये प्रॉब्लम आ रही है मार्जिन की। कॉटन यार्न कंपनीज में प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो पास थ्रू करती हैं, और इसलिए आज की तारीख में कॉटन यार्न कंपनी का मुनाफा हिस्ट्री में आज तक जितना मुनाफा इस साल हो रहा है, कभी नहीं हुआ उनका। तो री रेटिंग है, बट ध्यान से करिएगा, प्राइस बढ़ चुकी है थोड़ी सी। राइट अजय, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। और कई सारे कुछ स्टॉक्स पर भी अजय ने बात की जिन पर ज़ाहिर तौर पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके इन्वेस्टर्स और व्यूअर्स इसमें निवेश कर सकते हैं। वेल अजय, थैंक यू सो मच, आज आपने